प्यारे बच्चों, आज हम सीखते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 के सेट बी के प्रश्नों के उत्तर। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। आप लोगों को योजना बना के और अपनी परीक्षा की तैयारी करना है। जो अभ्यास प्रश्न पत्र 4 प्रकार के हैं उनका भी आप गहराई से अध्ययन करेंगे। ये निश्चित रूप से आपके लिए लाभप्रद होगा। तो चलिए अपन देखते हैं। ये पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करके इसका उत्तर लिखना है। प्रश्न है, आत्म परिचय कविता किस गीत संग्रह से ली गई है। तो ये गीत संग्रह, इसमें मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, ये तो इनकी अलग अलग रचनाएं हैं। ये संग्रह है इनका। निशा निमंत्रण में ये आत्म परिचय कविता संग्रहित है। तो इसका उत्तर ये होगा, निशा निमंत्रण। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो इसमें रति, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। शोक, तो ये शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शोक। और हास, इसमें हास्य रस का स्थायी भाव है। तो अगला प्रश्न है, भक्ति संस्मरणात्मक रेखा चित्र इनमें से किस संकलन में संकलित है। दीप शिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। तो ये स्मृति की रेखाएं संग्रह में संकलित है। सतिया का अर्थ है, तो सतिया ये स्वास्तिक चिन्ह है। इसको हम पाठ काले मेघा पानी दे में ये शब्द आया है। तो इसका उत्तर होगा स्वास्तिक चिन्ह। इसके पश्चात है, अतीत में दबे पांव में मुअन जोदड़ो को देखकर लेखक ओम थानवी को याद आ गया। क्या याद आ गया। तो ये इसमें होगा गांव कुलधरा। गांव कुलधरा याद आता है। जिस तरह से मुअन जोदड़ो सभ्यता जो है एक विकसित सभ्यता थी और वहाँ जो भी चिन्ह है उसी तरह के हम जो है विकसित चिन्ह इस गांव में है। और अचानक यहाँ के लोग जो है राजा की किसी बात को ध्यान में करके और गांव छोड़कर चले जाते हैं। तो वही दृश्य यहाँ का दिखता है, इसलिए इसका ऑप्शन गांव कुलधरा माना जाएगा। जैसलमेर का गांव है ये। जनसंचार माध्यम रेडियो है। तो ये दृश्य श्रव्य, तो दृश्य श्रव्य नहीं है। दृश्य श्रव्य मतलब दिखाई और सुनाई दोनों देना। दृश्य मतलब दिखाई देना, श्रव्य मतलब सुनाई देना। तो ये श्रव्य जो है इसका ऑप्शन होगा, रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं आगे, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित शब्द का चयन करके उसका उत्तर लिखना है। तो बादल राग कविता अनामिका, अनामिका में किस खंड में प्रकाशित है। तो अनामिका में जो है बादल राग कविता 6 खंडों में है। 6 खंडों में ये अंतिम खंड जो है बादल राग का अंतिम खंड हमारे इसमें जो है पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें हमको लगाना है 6 खंड। इसके पश्चात है, नागार्जुन किस वाद के कवि हैं, किस कालखंड के हैं। तो ये भक्ति काल के नहीं है, प्रयोगवाद के नहीं है, प्रगतिवाद के कवि हैं नागार्जुन। दोहा छंद अर्ध सम्मात्रिक है, क्योंकि इसमें जो है 13 और 11 प्रयति होती है, इसलिए ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। पहलवान की ढोलक पाठ की विधा, तो इसकी विधा कहानी है, हमें ये ध्यान रखना है। इसके पश्चात, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह ये मिश्र वाक्य कहलाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक मुख्य वाक्य होता है और उपवाक्य उसमें जुड़े रहते हैं, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। सौंदलगेकर मास्टर ये मराठी पढ़ाने आते थे। ये जूझ पाठ जो है आपके पाठ्यक्रम में उसमें इनका जो है आता है ये प्रकरण। तो हमें ध्यान रखना है, मराठी पढ़ाते थे। स्तंभ लेखन ये विचारपरक लेखन का प्रमुख रूप है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन ये हालावाद के प्रवर्तक हैं। छायावाद के समानांतर एक विचारधारा थी काव्य में, उसे हम हालावाद कहते हैं। तो ये हालावाद के प्रवर्तक थे। उपमेय की उपमान से श्रेष्ठता, तो जहाँ उपमेय उपमान से भी श्रेष्ठ हो तो वहाँ
व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे सिय मुख समता किम करे चंदवापुरो रंक, मतलब सीता के मुख की समानता चंद्रमा बेचारा क्या कर सकता है ना। तो इस तरह के उदाहरण जहाँ हो तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। तुषारपात तो ओले बरसना है, तुषारपात का मतलब, इसलिए इसमें 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर। शिरीष के फूल, इसका जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, निबंध है उनका, तो इसमें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाएंगे। सम हाउ इम्प्रॉपर, ये यशोधर बाबू बोलते हैं, उनका ये तकिया कलाम है, जो है पार्ट नंबर जो पहला है उसमें बितान का, तो उसका ये जो है यशोधर बाबू का तकिया कलाम शब्द है, हमेशा इस्तेमाल करते हैं। रेडियो नाटक की अवधि, तो ये 10 से 20 मिनट की अवधि उत्कृष्ट अवधि मानी जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके पश्चात है अगला प्रश्न, आप देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो उमाशंकर, कवि उमाशंकर जोशी ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया था? तो इस शब्द रूपी बीज उमाशंकर जोशी ने बोया था। शब्द लिखना है इसमें। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। जो वन में रहने वाले मोर हैं वो श्याम को घनश्याम समझकर नाचने लगते हैं, अर्थात बादल समझकर नाचने लगते हैं, तो उनको भ्रम हो जाता है, इसलिए यह भ्रांतिमान अलंकार होगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। मैला आंचल के लेखक का नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु, ये उपन्यास है इनका। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है धोखा देना, धोखा देना बार बार नहीं हो सकता है ना, किसी को भी बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता। बार बार धोखा नहीं दे सकते। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? तो आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, प्रदेश के किन्हीं 2 लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो प्रदेश में कई सारे समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, आपको जो भी ध्यान रहे आप उसका नाम लिख सकते हैं। मैंने 2 नाम लिखे हैं, जैसे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर। इसके अलावा भी जैसे विंध्य भारत है, कीर्ति क्रांति है, और भी कई सारे जो है पत्रिका है, कई सारे समाचार पत्र आपको मिल जाएंगे, आप उनका नाम लिख सकते हैं। इसके पश्चात है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य का चयन करना है। तो आसमान में उड़ते बगुलों की पंक्ति कवि की आंखें चुराए लिए जा रही हैं, तो ये सत्य है। ये पंक्तियां हैं जो है बगुलों के पंख, उमाशंकर जोशी की कविता है, उससे ये पंक्तियां हैं, तो आप इसको सत्य लिखेंगे। जिस काव्य में पूर्वापर संबंध ना हो उसे महाकाव्य कहते हैं, तो ये असत्य है। महाकाव्य का जो है महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक रूप है जिसकी पहली शर्त है कि उसमें पूर्वापर संबंध होना चाहिए। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है, सत्य है। गागर में सागर भरना का अर्थ कम शब्दों में अपनी बात रखना है, ये भी सत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद के फल उगाए जाते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में बाजरे, खजूर और अंगूर जैसे फल उगाए जाते हैं और पौधे अनाज उगाए जाते हैं। इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, तो ये भी सत्य है। तो इस तरह से हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को हमने हल किया, और आगे जो सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है उनको मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, भेजूंगा। तो इसका आप जो है अध्ययन करके अपने लिए जो उपयोगी समझ में आए आप उसको ध्यान रखें, और परीक्षा की विधिवत आप तैयारी करें, समय का प्रबंधन करें और विषय वस्तु का प्रबंधन करें। इससे आपका परिणाम बेहतर से बेहतर आ सकता है। धन्यवाद।